हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी जल्दी एक बार अपना अपना नंबर कमेंट्स कर दीजिए, जिस किसको कितना नंबर रॉ स्कोर आ रहा है एक बार जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आपकी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए। हम आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। और दोस्त मेरे पीडीएफ जो आप कर रहे हैं 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हार्डली आधा घंटा में दोस्त मेरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए सीधी बात नो बकवास करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और कृपया आप अपना एआरपी सीबीटी 1 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आजा 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 मेरे दोस्त, आजा आजा आजा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? देख लो, विद्युत मोटर है, माइक्रोफोन है, विद्युत जनरेटर है, चुंबकीय दिक्सूचक है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो बताओ, मोटर, माइक्रोफोन, विद्युतीय जनरेटर, एक को नहीं करता है मैग्नेटिक कंपास। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर का उपयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भैया इसमें चुंबकीय कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटकता है। आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि करंट दोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो एकरो में करंट देते हैं, एकरो में करंट देते हैं, इसमें नहीं देते। तो आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति और विन्यास, जब यह स्थिति कह दिया या विन्यास कह दिया, हम बोले थे स्थिति भी दे दिया था, तब भी स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। विन्यास का मतलब भी स्थिति होता है, तब भी स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। आंसर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्थिति या विन्यास हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? सबको पता है, बताओ जल्दी से। एटीपी का निर्माण कहां होता है? कितना बार पढ़ाए थे? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक रफ भाग होता है, एक स्मूथ भाग होता है। रफ भाग पर जो होता है दोस्त मेरे प्रोटीन फैक्ट्री होता है, सबको पता है। रफ भाग पर प्रोटीन फैक्ट्री होता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक की अगर हम बात करें, भोजन निर्माण में मदद करता है। और लयनकाई कुछ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग, एक रफ भाग एक स्मूथ भाग। रफ भाग पे लाइसोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। एटीपी का उत्पादन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबको पता है, कौन नहीं जानता है जग में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 71 ओबीसी, अरे बाप रे बाप, जल्दी से बताओ। सूत्रकणिका प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, हरित लवक भोजन से संबंधित है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एकदम सुपर फास्ट हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा करके सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आ जाइए इधर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बैलेंसिंग का संतुलित समीकरण कौन सा? 25 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है, ये 25 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है। जल्दी बता दो कौन सा बैलेंस है? जल्दी बता। 2 कॉपर है, यहां पर 3 कॉपर कर दिया, ये बैलेंस नहीं है। 2 कॉपर है, यहां पर 3 कॉपर कर दिया, यहां पर बैलेंस नहीं है। ये 3 कॉपर है, यहां पर 3 कॉपर यहां पर भी है। और दोस्तों 3 ऑक्सीजन यहां पर है, 3 ऑक्सीजन यहां पर भी है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, हाइड्रोजन यहां 3 दूनी 6 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। यही बैलेंस है। C4 कैट इज द राइट आंसर। यही तो गिनना था। आंसर बता। 35 नंबर ओबीसी दोस्त मेरे, एकदम बाउंड्री लाइन पे है तू। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 25 इतना त्वरित के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा? F बराबर, तो हम बोले थे तोरा इस लेवल में पढ़ाएंगे दोस्त मेरे, कि तोरा इस लेवल में पढ़ा रहे हैं, इस लेवल में क्वेश्चन आएगा। जितना मेरे यहाँ तू टेस्ट में ला रहा है उससे 20 नंबर 15 नंबर ज्यादा आएगा। जब बोलते थे तो बच्चा को समझ में नहीं आता था दोस्त मेरे, कि जितना तू मेरे यहाँ टेस्ट में ला रहा है उससे 15 से 20 नंबर ज्यादा आएगा। ये बोलते थे तो बच्चा को समझ में नहीं आता था। जल्दी से आ जाओ, F बराबर M। लेकिन दोस्त मेरे जो तैयारी आप किए हैं उसका शानदार उपयोग आप मेंस में करिएगा। त्वरित करने के लिए आवश्यक बल F बराबर M। M का मान है 10, अब A का मान है 2.5। 10 दूनी 20, 5 25 न्यूटन इज द राइट आंसर। मारा 73 नंबर कैसे ले आया? अरे बाप रे, 70 नंबर, 73 70 लाता है। हमको तो लगता है अब मामला जो है तुम लोग एकदम संगीन कर दिया है, पढ़ के दिया है सरिया। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन, कौन नहीं जानता है? 7 रंगों में विभक्त होना, वर्ण विक्षेपन, कभी कभी चमकना, प्रकाश का व्यतिकरण, कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है। प्रकीर्णन, किसी खास रंग का दिखाई देना, प्रकीर्णन आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन खास रंग का दिखाई देना, प्रकीर्णन खास रंग का दिखाई देना। ये नहीं कर रहे हैं, चला कि थोड़ा पीडीएफ लगा के या थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए, हम एकदम टाइप करवा दिए हैं, टोटल टाइपिस्ट को एक्टिव करवा के। किसी खास रंग का दिखाई देना, जैसे एग्जांपल लिख लो, आकाश नीला, आकाश नीला, आकाश नीला, सूर्य लाल, आकाश के नीचे पानी का रंग लाल, नीला, सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, इस सब प्रकीर्णन का एग्जांपल है। 24 नंबर वाला का नहीं होगा दोस्त, 24 नंबर वाला का नहीं होगा। ओ कोनो कैटेगरी हो, 24 नंबर वाला की दिक्कत है। अगला अगला अगला
कभी कभी चमकना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लक्षण। बता जल्दी से, लक्षण डीएनए आरएनए दोनों होगा कि कोई एक होगा, जल्दी बता। लक्षण की बात कर रहा है क्वेश्चन। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? डीएनए से भी और आरएनए से भी। पैतृक डीएनए से भी और मातृक डीएनए से भी, दोनों से होगा। सॉरी, लक्षण जो होगा डीएनए दोनों के डीएनए से होगा, माता और पिता। हम लोग नहीं कहते हैं बाप के गुण आ गया है, माई के गुण आ गया है, तो डीएनए आरएनए दोनों के डीएनए से प्रभावित होगा। 49 तो ढेरी है, 1-2 नंबर दूसर को दे दो। अगला 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 देखो, टेबल वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हो ला 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 ला, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। तू जो नहीं है तो बता जल्दी से। एक का आंसर क्या होगा? स्त्री केसर में सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। स्त्री केसर में सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है दोस्त मेरे? अंडाशय कहलाता है। उसके बाद है स्त्री केसर के मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। उसके बाद स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडाशय बीजांड कहलाता है। अंडाशय क्या होता है दोस्त मेरे? बीजांड होता है। 37 नंबर है तो ठीक है, अगर आप गलतियां कम किए हैं तो बीजांड कहलाता है। ए नंबर इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन दोस्त मेरे बायो से पूछा गया है, 3 से हार्डली 4, जिसमें 2 तो एकदम एक लुक में बनने वाला है। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच का आकर्षण बल F हो तो उस सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? देख लो, F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा r²। इसको 2x दूरी पर अगर लेकर जाएंगे, इसको 2x करेंगे और अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। आंसर बताया F/4 हो जाएगा। एनसीईआरटी में यही एकलौता न्यूमेरिकल है। देख लो ये क्या कर रहा है, F नया अगर हम करते हैं F1 Gm1m2 आप बटा x/2x कर दिया, तो 2x कर दिया तो इसको हम 2r कर देते हैं, 2r का होल स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 F Gm1m2 बटा r² को F लिख देंगे तो F/4 इज द राइट आंसर। देखो तो आ रहा है क्या? हाँ, F/4 इज द राइट आंसर। एकदम चला, अभी से लेकर रात तक में मैक्सिमम क्वेश्चन हम तुम्हारा करवा देंगे 15 सिटिंग का। अगला 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 की कह रहा है, देखो अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियां, रेखित मतलब होता है ऐच्छिक, रेखिक मतलब हो गया दोस्त मेरे ऐच्छिक पेशियां, रेखित मतलब हो गया ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। जैसे जिसमें हड्डी मांसपेशियों हड्डी वाला जो पार्ट होता है उसका, ये सॉरी मांसपेशियों वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। अब बताओ एक आकार कैसा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? जल्दी बता, रेखित पेशियों की विशेषताएं क्या है? जल्दी बता। बेंगलोर से 80 से 35 हो जाएगा दोस्त मेरे, तैयारी करो। बेलनाकार और शाखित और बहुकेंद्र बेलनाकार और शाखित और बहुकेंद्र जेली, जेली जब ये कह दिया द्रव प्रवस्था, जेली जब ये कह दिया द्रव, जेली जो होता है जेल जो हम लोग लगाते हैं रे दोस्त, जो बाल वाल में जेल लगाते हैं, हम टेबल बना के किताब में दे दिए हैं। जेली बोले तो जेल, जेल बोले तो ठोस प्रवस्था, जेली बोले तो सॉरी द्रव प्रवस्था, जेल जो हम लोग लगाते हैं दैट इज द्रव प्रवस्था में होता है। अगला निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है। परितंत्र में अगर हम बात करें तो परितंत्र में जैविक घटक सम्मिलित होता है, सही है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु में कौन कौन? जो जीवाणु उत्पादक हैं, जो उत्पादक हैं इसमें आता है नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। देख लो, कहते हैं इसको बच्चा गलत मार दिया होगा। इसमें जीवधारियों में जैविक घटक होता है, देखो परितंत्र से संबंधित है, कह रहा है इसमें जीवधारियों में जैविक घटक होता है, एकदम सही है। परितंत्र में जैविक घटक होता है, सभी हरे पौधे तो उत्पादक है, लेकिन कुछ जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल ई जो है उत्पादक भी है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में बदलता है। और पृथ्वी का अपघटक कौन है? जीवाणु और कवक। पृथ्वी का अपघटक कौन है दोस्त मेरे? जीवाणु और कवक जो है वो पृथ्वी का अपघटक है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों कथन सत्य है। कहेगा कौन जीवाणु उत्पादक है? हाँ अरे ठीक है, 37 10 रॉन्ग, ओबीसी मुंबई एकदम चला। 10 को गलती किया, 3 नंबर गया, 34 नंबर बर्दाश्त करो, बाउंड्री लाइन पे है। आ जाओ इधर। अब दोस्त मेरे CBT 2 का भी कोई माई बाप ने तुरंत ले लेगा, क्योंकि देख लो जिस स्थिति में चल रहा है मामला कि 10 दिन में आपका आंसर किया गया है, तो इसलिए एकदम आप तैयार रहिए। और तैयार नहीं रहिए, खूब पुरजोर तरीके से तैयार रहिए दोस्त मेरे। 175 नंबर का तो हर CBT 2 होना है। इसमें 125 नंबर हमारे सिलेबस है। आप 50 नंबर में मैथ रीजनिंग है जो ऑलरेडी तू पीटी में पढ़ चुका है, ठीक ना। 175 का मेंस होना है, उसमें 125 फॉर्म है, 75 ट्रेड और 50 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्त मेरा ऐसा पेपर है कि बहुत लोग अभी सारे जगह से टीचर की लॉन्चिंग चल रही है, अलग अलग जगह सब अपना अपना दोस्त मेरे कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त मेरे नए लोगों से करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा उल्टा सिलेबस है, न्यूमेरिकल्स की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा सा उल्टा है सिलेबस CBT 2 का।
स्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, हीटर इत्यादि। बताओ ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इसमें सोचना क्या है। ऊष्मीय रासायनिक प्रभाव पर कौन कौन है? बैटरी है, रासायनिक प्रभाव पर आओगे बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, प्रिंटिंग है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित बोलोगे तो आमीटर है, आमीटर है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्रियात्मक प्रभाव कुछ होता नहीं है। आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब कौन प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक प्रभाव पर बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रिंटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केवल और केवल डीसी सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर में केवल एसी देते हैं, कैपेसिटर में एसी डीसी दोनों देते हैं, एसी डीसी दोनों देते हैं। एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन होने वाला है दोस्त मेरे, तब ना सारा क्वेश्चन करवा पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? बताओ। जल के साथ अभिक्रिया सबको पता है, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, जल में डालेंगे, खट से उड़ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। तो जहां जहां सोडियम है उतना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो भैया जहां जहां सोडियम है उतना ही ना होगा। सोडियम तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए केरोसिन में डालते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। और चला अगला अगला अगला, कहते हैं यौगिकों का एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता। उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है। कहेगा किसमें श्रृंखलन गुण होता है? ये भी थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। कार्बन में श्रृंखला गुण पाया जाता है, समावयवता भी कार्बन में पाया जाता है। विसमजातीय नहीं होगा, समजातीय श्रेणी होगा। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। CH2 बोले तो कितने का अंतर होता है? 14 परमाणु भार का अंतर होता है। CH2 बोले तो 14 परमाणु भार का अंतर होता है। जल्दी जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? कितना बार बताए हैं? किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक, मान लो ये कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो आंसर बता दो जल्दी से। तो डायरेक्टिव टेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर, एक दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, ये भी नहीं होगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। आंसर पीडीएफ आ रहा है दोस्त मेरे, जब तक ये शिफ्ट हम फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करेंगे तब तक पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, प्रिंट निकाल लेना। थोड़ा अरेंज वे में दे रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। अगला, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक से परावर्तित होती है तो परावर्तित प्रकाश कहाँ मिलती है? ओहो, को नहीं जानत, ये समानांतर किरणें जाती है तो ये कहाँ मिलती है? या मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिलती है? या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस पर। बताओ आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर अभिसरित होती है। अभिसरित नहीं होती, फैलाती है। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग फैलाता है तो अपसरित होता है, अपसरित होता है, अपसरित होता है, अपसरित होता है। वक्रता केंद्र पर अभिसरित होता है, मुख्य फोकस पर अभी अपसरित होता है, या मुख्य वक्रता केंद्र पर तो नहीं होगा, मुख्य फोकस पर अपसरित होगा कि अभिसरित होगा? कितना बार बोले हैं अभिसरित अपसरित? कितना बार बोले हैं दोस्त मेरे अभिसरित अपसरित? जल्दी बताओ आंसर। आंसर बताओ। C for cat इज द राइट आंसर। C for cat इज द राइट आंसर। अभी दोस्त मेरे जिसका 27 नंबर आया है तो गड़बड़ है, क्वेश्चन का जो लेवल था उसके हिसाब 27 नंबर आया है तो गड़बड़ है। अगला, पदार्थ के कण जिसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं? निरंतर गतिमान रहते हैं गतिज ऊर्जा के कारण। इसमें क्या सोचना है? गति रहेगा तो गतिज ऊर्जा के कारण। अगला, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है, भैया एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल भी रहे थे कि क्वेश्चन पूछा है, बच्चा एक बार आके बोला था जब HCl, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, H2O से अभिक्रिया करेगा, H3O+ बनाएगा, H3O+ Cl- बना देगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? H3O+ Cl- बना देगा। आंसर बता क्या होगा? जल्दी बता। हाँ रे दोस्त मेरे, जकर ई समझ लो मेंस में एकदम टाइम नहीं मिलना है, कभियो मामला जो है सरिया जाएगा, कभियो मामला सरिया जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, दूसरे टीचर को भेजो बाबू। अगला मस्तिष्क से निकलने वाली, एकदम शिफ्ट बाय शिफ्ट करवाते जाएंगे दोस्त मेरे। एक शिफ्ट पहले कंप्लीट करेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, फिर जैसे करंट अफेयर्स खत्म होगा फिर हम आएंगे साइंस करवाने, फिर साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स चलते रहेगा। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु तंत्रिका से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करता है? सबको पता है भैया, आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी बता। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। यही दोस्त मेरे ध्यान रखना, कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़े हैं? कितना है रे? 12 जोड़ा है। जल्दी बता। मेरु तंत्रिका जो है, मेरु तंत्रिका जो है, मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है? 31 जोड़ा। कितना जोड़ा है दोस्त मेरे? 31 जोड़ा है। ये दोनों मिलकर बनाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाता है।
35 ओबीसी प्रयागराज, गलती कम क्या होगा तो हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ 45 वाला सबको तो सोचना नहीं है दोस्त मेरे। कहते हैं कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा। आज हो गई सीटिंग खत्म। अब आज ये मैथ वाले गुरुजी आ रहे हैं और जल्दी से इस शिफ्ट को खत्म करेंगे हम लोग। और तब जस्ट फिर हम जैसे ही अभी देखो, पहले साइंस होगा, फिर मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर करंट अफेयर्स होगा, फिर साइंस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स, साइंस मैथ रीजनिंग करंट, खाली बताते जाएंगे भागते जाएंगे, बताते जाएंगे भागते जाएंगे, बताते जाएंगे भागते जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा। और तुमको 15 से 20 मिनट 25 मिनट हार्डली में पीडीएफ मिल जाएगा। एक कोई क्लास छोड़ के जाना, पीडीएफ को प्रिंट करवा के खट से लाके बैठ जाना, ठीक है। और दोस्त मेरे समझ लो कि अब तोरा CBT 2 के लिए समय नहीं देगा, ये बात एकदम तुम याद रखना। CBT 2 के हो गया ना, CBT 2 के लिए एकदम समय नहीं मिलेगा, इसलिए एकदम चला, बोर्ड बहुत तेजी में है। अगर हो सकता है तो 2 घंटा CBT 2 तुरंत स्टार्ट करो। नया बैच भी आ गया है, कल से तुमको बैच मिलेगा, ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। डेली नया बैच यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आइए आइए जल्दी से आ जाइए ना, कहां दे। और एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन। अगर तुम शाम तक जुड़ा रहता रात तक, तो तुम 15 सीटिंग तुम्हारे पास, तुम समझ के बैठ जाएगा एक लाइन। आज कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ेगा, सब किताब को भी अलग कर दो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिल रहे हैं हम लोग, जैसे ही मैथ खत्म होगा, रीजनिंग खत्म होगा, करंट में फिर हम साइंस लेके आएंगे अगले शिफ्ट का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एकदम सुपर फास्ट, कोई मास्टर रुकने वाला नहीं है। टक 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 टक। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को बिना समय गवाए क्लास को करते स्टार्ट करें। चलो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का है, 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एक एकल छूट के बराबर है। एक एकल छूट के बराबर है तो बताना है एकल छूट क्या होगा। आपको पता होगा कि a + b - a × b बटे क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। 5 4 9 9 में से घटा दोगे 5 चौका 20, अब 20 बटे क्या कर दोगे 100। 9 में से 0.2 को माइनस कर दोगे तो 8.8% आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ। अगला प्रश्न हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो देखो 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा तो एक का दाम क्या हो जाएगा 1/3 रुपया, और दूसरे का दाम क्या हो जाएगा 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा है तो 1/2 रुपया हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ दोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 और 3 मिलकर के 5/6 आ गया। और ये जो 5/6 है ये कितने संतरे का दाम है बताओ, 2 संतरे का दाम है। तो हम बोलेंगे 2 संतरे का दाम 5/6 रुपया है, 5/6 रुपया है। तो बताओ 12 संतरे का दाम, एक दर्जन में होता है 12 संतरा, तो 12 संतरे का दाम क्या हो जाएगा, देखो 2 से ये 6 गुना है, 2 का ये 6 गुना है, तो बताओ 5/6 का भी क्या कर दोगे 6 गुना कर दोगे जो हो जाएगा 5 के बराबर। लेकिन ये तो क्रय मूल्य आया है, ये क्या आया है बताओ क्रय मूल्य। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा बताइए 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% का लाभ अर्जित करना है, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5। लाभ अर्जित करेगा तो 6/5 से गुना कर दोगे, 6/5 से गुना करोगे 5 से 5 कट गया, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 6 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है बी। अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 5वें नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि बताइए आप निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक एक डिजिट को जोड़ते हैं, 4 1 5 4 9 9 9 मिलकर के क्या आ गया है 18, ठीक है। 6 8 6 14, 14 में 2 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। इस दोनों का जो अंतर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर देखो 9 4 13, 13 में 4 को जोड़ दोगे 17, 17 में 8 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। 6 5 11, 11 में 2 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 13। 11 25 और 13 का अंतर क्या, 11 का कोई मल्टीपल हो रहा है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। फिर देखो 5 4 9 9 4 13, 13 में 7 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 13 में 7 को जोड़ दोगे तो 20 आ जाएगा। 7 6 13, 13 में 2 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। क्या ये भी होगा क्या, जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर भी आप चेक करके देख सकते हो, देखो 8 4 12, 12 4 16, 16 में 9 को जोड़ दोगे तो ये 25 आ जाएगा। इसी तरह से 6 6 12, 12 में 2 को जोड़ दोगे तो ये 14 आ जाएगा। 25 और 14 का जो अंतर आएगा वह क्या आ जाएगा 11। बिल्कुल यह 11 से कट जाएगी, तो यह संख्या भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास 6ठे नंबर का प्रश्न है। 6ठा नंबर का प्रश्न देखो ये हमसे क्या कह रहा है, दिए गए व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। तो बताओ -9 का पावर 0, -9 का पावर 0 क्या बना देगा 1 बना देगा। 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, 2 गुना 3 का पावर 3 बोल सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 का पावर 3, ये 6 का पावर 3 हो जाएगा, 6 का पावर 3 है और 6 का पावर 3 का मतलब 6 का क्यूब हो गया, उत्तर आ गया आपका 216। ठीक है, उत्तर आपका क्या आ गया 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है।
अगला प्रश्न ये आपके पास दिया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखना है। 1.5 मीटर का 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुना दिया हुआ, ये गुना 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है, तो कितने समय में, कितने मिनट में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होने का क्या मतलब हो जाएगा बताओ? 2 मीटर का वृद्धि होने का मतलब इसका ऊंचाई हो जाएगा। यहां पर हमारे पास एक पाइप है और ये हमारे पास टंकी दिया हुआ है, तो टंकी हमारे पास है 200 मीटर, 200 मीटर इसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 150 मीटर, और इसका ऊंचाई असल में क्या दिया हुआ है, ये 2 मीटर इसका ऊंचाई है। पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ेगा, 2 मीटर इसका क्या दिया हुआ बताओ? ऊंचाई दिया हुआ है। अब अगर इसका 2 मीटर ऊंचाई दिया हुआ तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या आ जाएगा? इस टंकी का आयतन। अब इस पाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पाइप हमारे पास 1.5 मीटर का है और यहां पर 1.25 मीटर का इसका चौड़ाई है। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा। जब ये सब सारा का सारा मीटर है तो 20 किलोमीटर को चेंज कर दोगे, 20 किलोमीटर को चेंज करोगे तो ये 20,000 मीटर हो जाएगा, और आवर को चेंज कर दोगे मिनट में तो ये 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने मिनट में यह इसको भर देगा, यानी टाइम से गुना कर दोगे। सॉल्व करोगे, यहां से देखो 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 जीरो यहां से देखो इसके दशमलव से खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे या 3 बार में कटेगा, 3 से काटोगे या 5 बार में कटेगा, 5 से फिर काट दो, 25 से काटोगे, 25 पंचे 125 और 25 छाके क्या आ जाएगा 150। ठीक है, फिर 5 पचे 25, 25 से काट दोगे, ये 8 बार में कट जाएगा, 8 छाके 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यह आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 96 मिनट। आंसर आ गया है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, चलिए 14वें नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। 14वां नंबर का प्रश्न देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और 8 अकेले दिनों में, ये 8 नहीं, यहां पर बी होगा। ठीक है, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपया में पूरा करने का सोचा है। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया है, तो सी को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? जो जितना काम करेगा पैसा भी उसको उसी रेशियो में मिलेगा, पैसा भी उसको उसी रेशियो में मिलेगा। यहां पर देखो 6 दिन में काम करना है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में ए करेगा 1/6 काम, 3 दिन में कार्य हो जाता है खत्म, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 1/2 कार्य अकेला ए ने कर दिया। बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में यह कितना काम करेगा? तो 1/8 काम करेगा। तो 3 दिन में यह कितना काम कर देगा? तो बोलोगे 3/8 काम कर देगा। अब बताओ कि जब ए कर दिया आधा काम, बी कर दिया 3/8 काम, तो सी जो करेगा वह बचा हुआ काम करेगा, और सी टोटल है हमारे पास हमेशा 1 में से हम क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 2 और 8 का एलसीएम लोगे, ये 8 आ जाएगा। 2 चौका 8, 4 4 3 7, क्या 7/8 को घटा देने पर क्या ये हमारे पास 1/8 कार्य हो जाएगा? इसका मतलब है कि सी ने कितना कार्य किया है? 1/8 कार्य किया है। अगर सी ने 1/8 कार्य किया है तो 3200 रुपया का 1/8 रुपया ही इसको मिलेगा, 3200 का 1/8 रुपया ही इसको मिलेगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास 400 रुपया। उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपया। ठीक है, उत्तर आ चुका है आपके पास 400 रुपया। चले आगे, अगले प्रश्न पे चलो, 16 नंबर के प्रश्न पे आ जाओ। पीडीएफ जो बहुत जल्दी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको एसके झा टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 40+ वाला तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं लेना। देखो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार का औसत चाल ज्ञात करें। यहां पर हम क्या करेंगे? इस 3 किलोमीटर को छोड़ देंगे। हम बोलेंगे क्या? यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, दूसरा चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरा चल रहा है हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और चौथा जो चल रहा है वह चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक ऐसा दूरी मान लो कि इन सब से ये कट जाए, तो बोलोगे 10 से 20 से 30 से 60 से कटने वाला जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा? 60 होगा। हम बोलेंगे ये भी 60 किलोमीटर चला, ये भी 60 किलोमीटर चला, ये भी 60 किलोमीटर चला और ये भी 60 किलोमीटर चला। तो बताओ 60 किलोमीटर सब चला, तो 10 छाके 60, 6 घंटा इसको लगा, 20 दिया 60, 3 घंटा इसको लगा, 30 दूनी 60, 2 घंटा इसको लगा और 1 घंटा इसको लगा। अब ये बताओ कि एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा कुल योगफल, दूरी का कुल योगफल। 6 60 60 60 60 4 बार आ गया है, तो 60 को 4 से गुना करोगे, 6 चौका 24, क्या 240 आ गया। टाइम हमारे पास हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 11 प्लस 1 मिलकर के 12 घंटा में 240 किलोमीटर जाएगा, तो 12 दूनी 24, क्या यह हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है बताओ? सी। क्लियर, चले आगे, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। 16 नंबर के बाद आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग है 36। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वह कौन सी है? एक संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 5a बराबर 4b के आ गया है, तो a और b का जो रेशियो आ जाएगा वह क्या आएगा? 4:5। दोनों का योगफल हमारे पास दिया हुआ 9 यूनिट बराबर दिया हुआ 36 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 4 के। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में b नजर आ रहा है, b को गुना कर देंगे, 5 को 4 से गुना कर देंगे, 5 का क्या आ जाएगा आपका? ये 20 आ जाएगा। 5 को 4 से गुना कर दोगे 20 आ जाएगा। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। ताबड़तोड़ ये क्लास चल रहा है ना, ताबड़तोड़ ये क्लास चल रहा है, बिल्कुल इसमें समय नहीं देना है। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का अनुपात दिया हुआ 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 दिया हुआ। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर हमें प्राप्त करना है। इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 यूनिट है और सैकड़ा का अंक जो है यह 4 यूनिट है। तो हम बोलेंगे यह संख्या क्या हो सकता है, तो बोलोगे 4, 3, 2, 432 हो सकता है। अगर हम इसको उलट दे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4। अगर हम इसका योगफल देखेंगे तो 3, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 2, 6, जबकि इसका कुल योगफल क्या दिया हुआ है 1332। तो 666 बराबर हम लिखेंगे 1332 के। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 2 के। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 2 के। 1 यूनिट बराबर आपके पास क्या आ चुका है 2 के। 1 यूनिट बराबर आपके पास क्या आ चुका है 2 के। इसका अंतर निकाल लो। अब यहां पर अंतर निकाल करके दुगुना कर दो। 432 में से 234 को घटाओगे, 12 में से 4 को घटाओगे ये 8 आ जाएगा, 12 में से 3 को घटाओगे ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 3 को घटाओगे ये 9 आ जाएगा और यहां पर 3 में से 2 को घटाओगे ये 1 आ जाएगा। तो 198 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2 क्या आया है, तो 198 को हम किससे गुना कर देंगे 2 से। 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 1 39। उत्तर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर सी 396। उत्तर आ चुका है आपका 396। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 21 नंबर का क्या दिया हुआ है। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी का औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उसमें से 5 जिसका औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं और 5 अन्य जिसकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों का नई औसत लंबाई ज्ञात करना है। इसको समझने वाली बात यह है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 50 है। इस 50 का जो एवरेज हमारे पास दिया हुआ है यह क्या दिया हुआ है 150। इसमें से 5 विद्यार्थी जा रहा है और 5 विद्यार्थी वापस आ रहा है, तो संख्या अभी भी क्या हो जाएगा बताओ 60 ही रह जाएगा। बोलोगे 5 विद्यार्थी अगर जा रहा है, अगर सेम एवरेज लेकर के जाता 150 150 150 लेके जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर ये 146 146 146 लेके जा रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो 5 विद्यार्थी है वो 4-4 नंबर 4-4 4-4 औसत लंबाई छोड़ के जा रहा है। तो 5 विद्यार्थी 4-4 औसत छोड़ के जा रहा है, तो हम यहां पर बोलेंगे 5 चौका 20 यह छोड़ के जा रहा है। कितना छोड़ के जा रहा है 20, तो 20 यहां पर प्लस होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से जब 5 विद्यार्थी और आता है, अगर सेम एवरेज लेकर के आता 150 150 150 लेके आता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह सब 6-6 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है। तो 6-6 नंबर अगर ज्यादा लेके आ रहा है 5 विद्यार्थी, तो 6 पंचे 30 नंबर और ज्यादा लेके आ रहा है। तो अब ये बताओ कि टोटल कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो बोलोगे टोटल सर ये 50 एक्स्ट्रा हो गया। अगर 50 एक्स्ट्रा हो गया है तो इसी 50 को हम यहां पर उठाएंगे और प्रत्येक में बराबर बराबर बांट करके इसका एवरेज निकाल देंगे। 50 इकाई 50, 150 में 1 को जोड़ दोगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 151। ऑप्शन नंबर आ गया है ई। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ ई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलो अगला प्रश्न देखो यहां पर 100, ये जो है हमारे पास 31 नंबर का देखो। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो उसका गुणनफल ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे एचसीएफ और एलसीएम का ही गुणनफल निकाल देंगे तो 7 दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकल जाएगा। तो 7 पचे 35, 7 चौका 28 में 3 को जोड़ दोगे 31, 3 आ गया, 7 दूनी 14 में 3 को जोड़ दोगे 17 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 1715। आंसर क्या आ गया आपका 1715। अगला प्रश्न पे चलेंगे, 37 नंबर के प्रश्न पे आइए। 37 नंबर का प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। 9.6 का रेशियो 16.8 के साथ वही है जो 18 का रेशियो जो है x के साथ है। तो हम बोलेंगे यहां पर 9.6 का रेशियो 16.8 के साथ वही है जो 18 का रेशियो किसके साथ है x के साथ है। अब यहां देखो कितना आसान है, ये यहां से हटा दोगे 12 से ये कट जाएगा, 12 8 96, 12 से काटोगे 12 इकाई 12, 12 चौका 48। ठीक है, और थोड़ा काट दो, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो क्या आ गया, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको काटोगे तो 4.5 बार में कट जाएगा। तो जो x का मान आ जाएगा 7 का 4.5 गुना हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 में 3.5 को जोड़ दोगे ये 31 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ सी। ठीक है, पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है और ये जो लिंक है ये लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 4% के दर से सीधा सीधा हम लोग इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। 4% के दर से 2 वर्ष में इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो तो हम बोलेंगे 4 4 8, 4 चौका 16, 8.16% हो जाएगा। और ये 8.16% हमें किसका निकालना है, तो हम बोलेंगे 11,000 का निकालना है। प्रतिशत से दोनों जीरो कट जाएगा, 1 से यहाँ पे हटाओगे तो ये 81.6 आ जाएगा। अब 81.6 को 11 से गुना करना है, 81.6 को 11 से गुना करना है। 11 से गुना करने का कैसे क्या तरीका है, लिखोगे 6 प्लस 1 मिलकर लिखोगे 7, 8 प्लस 1 मिलकर लिखोगे 9 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8। उत्तर आ गया 897.6। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ सी। ऑप्शन नंबर आ गया है सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या दिया हुआ। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करे। तो इसकी मासिक आय मान लोगे 100 में से 40% इसने किराए पर खर्च कर दिया, शेष क्या बचेगा 60। इस 60 में से 40% दवाओं पर खर्च कर दिया तो 60 का 40% हो जाएगा 24। तो 60 का जो बचेगा, 60 में से 24 को घटाओगे तो ये बचेगा 36। और यही जो 36 बचा हुआ है यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बोलोगे 7200 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास 200 क्या आ जाएगा। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय क्या है, तो 100 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाओ। 41 नंबर का ये प्रश्न है और बिल्कुल ही आसान सा ये प्रश्न है। x + 1/x, x + 1/x का जो मान दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर में से 2 को घटा दोगे, उत्तर आ जाएगा आपका 23। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ, बी। क्लियर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो हमारे पास दिया हुआ 44 नंबर का। 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपने धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचते हैं। उसके पास मूल पूंजी कितनी थी। देखो हम अभी 100 पे बताए थे क्वेश्चन, 100 में से 20% गवा दिया तो शेष कितना बचा, बोलोगे 80। इस 80 में से भी 25% गवा दिया है तो 80 का 25% हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। तो शेष क्या बचा रह जाएगा, बोलोगे 60 बचा रह जाएगा। और यही 60 बराबर किसके हो जाएगा, 480 के। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 8 के। 1 यूनिट बराबर 8 के आ गया है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताइए उसके पास मूल रूप से राशि कितनी थी। तो 100 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा 800 रुपया। उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर ई। उत्तर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 52 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आलेख का अध्ययन करना है और निम्न आलेख का उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया जिन्होंने 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। ठीक है, अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, देखो बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो ये जो बाइक का उपयोग कर रहा है इसको समझना। बाइक का जो उपयोग कर रहा है, यहां पर डेटा दिया हुआ है 300। बाइक का जो उपयोग कर रहा है, ये डेटा हमारे पास जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ। ठीक है, और मेट्रो का जो उपयोग कर रहा है उसका डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ, 150 दिया हुआ है। तो बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या ये आ गया 300 और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात आपको ज्ञात करना है। 300 है और ये मेट्रो का ये हमारे पास है 150। 300 और 150 का रेशियो निकालोगे तो यह अनुपात आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है आपका, सी। ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है, सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बिल्कुल आसान सा ये प्रश्न था। देखो यहां पर, अब यहां पर देखो फिर एक प्रश्न आ गया है, ये त्रियक छेदी रेखा से संबंधित है। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है कि संलग्न आकृति में रेखा L, ये रेखा L है, यह M के क्या है, समानांतर है। यह रेखा L है जो M के क्या है, समानांतर है। ठीक है, यह रेखा L है जो L के समानांतर है। ठीक है, M के समानांतर। ये दिया हुआ आपके पास 60 डिग्री, यहां पर दिया हुआ 105 डिग्री, ये आपके पास x दिया हुआ है और यहां पर y दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि x + 2y का मान क्या होगा। तो x + 2y का मान देखो, ये 105 डिग्री है। जब भी दो रेखा समानांतर हो, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 में से 105 को घटा दोगे तो जो x का मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। अब y का मान हम निकाल लेते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और एक ही रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो y का मान क्या आ जाएगा, 180 - 60 120 डिग्री। क्वेश्चन हमसे पूछा ये जा रहा है कि x + 2y का मान क्या होगा। x का मान आएगा 75 और 2y का मान क्या हो जाएगा, 120 का डबल कर दोगे 240। दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, ये देखो 4, यहां पर क्या कर दोगे 5, 7 4 11 2 1 3, 315 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताइए, बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 65 नंबर का दिया हुआ है। 65 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5 7 और 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 7 10 सेंटीमीटर विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, s × s - a × s - b इंटू क्या होता है, s - c। सर ये s क्या है, s का मतलब होता हो गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया अर्ध परिमाप। यहां पर हम बोलेंगे 7 5 12, 12 में 10 को जोड़ दोगे 22 और 22 का आधा आपके पास क्या आ जाएगा, 11। यहां पर लिखोगे 11, 11 से गुना करोगे 11 - 5 को यहां पर आ जाएगा 6 और 11 में से 7 को घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 11 में से फिर 10 को घटाओगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 4 है इस 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर 2, 11 छाके 66 क्या स्क्वायर रूट ऑफ 66 आ गया क्या, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 2√66। 2√66। ठीक है, पीडीएफ देखो डाल दिया गया है और लिंक भी देखो कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, देख लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ ऊपर में जाके क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, वहां से आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलो।
अगले प्रश्न पे चलो। ये देखो हमारे पास 74 नंबर का क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत हमसे ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत। देखो जब भी एपी सीरीज में हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय क्या हो जाता है 2 हो जाता है इसका एवरेज। तो 3 का पहला गुणज 3 गुना 1 होगा और 3 का 25वां गुणज 3 गुना 25 होगा और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। 25 दिया 75, 75 में 3 को जोड़ दोगे 78, 78 का जो आधा आ जाएगा यह क्या आ जाएगा आपका 39। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या आ चुका है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो ये जो है आपका क्लास हो गया है खत्म। ठीक है सर फास्ट कराइए प्लीज। अब इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा जी, 10 मिनट में सारा करा दिए, इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा। अब आएंगे हमारे रीजनिंग के सर। ठीक है, अब हमारे रीजनिंग के सर आएंगे। लीजिए सर रीजनिंग को संभालिए। धन्यवाद सर को। और कैसे हो सब लोग, अच्छे हो? क्या बात है ना। कई बच्चे एकदम खुश हैं, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आया और आज ही सारा का सारा शिफ्ट आर या पार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बताओ कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं भारत का ये हूँ, लेकिन इतना मैं चला जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा रखा था, मैं उस भरोसे पर खरा जरूर उतरा हूँ, है कि नहीं है? खरा जरूर उतरा हूँ। और जो भी बच्चे टेस्ट मार रहे होंगे, मेरे सेट में आ रहे होंगे, या खास करके खाली यूट्यूब वाला क्लास कर रहा होगा, उस बच्चे को लग रहा होगा कि मेरा लेवल कुछ और था, यहाँ कुछ और है। सारा का सारा क्वेश्चंस बिल्कुल करवाया हुआ है एकदम। ठीक है, सभी लोग अपने अपना, तो जल्दी फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है। अभी समय आपका मूल्यवान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CBT 2 के लिए भिड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे फिर किस में जुड़ेंगे, टेक्नीशियन में जुड़ेंगे, है कि नहीं है? तो चलो जल्दी से बताओ पहला सीरीज का आंसर क्या होगा। फटाफट मेरे बाबू जल्दी बताते चलो क्या किया गया है। ये शायद एनालिसिस में मैंने करवाया भी था, एनालिसिस तो खैर बंद हो गया था, ये करवाए थे, याद आ रहा है कुछ करवाया था मैं? बोलो जल्दी से। 26 से 78 से 36 से ये अगर आप 2-2 में बांट दो तो क्या किया गया है गुना 3, क्या किया गया है गुना 3, फिर यहां पर गुना 3। लेकिन भाई साहब ये बात तो पता चले कि यहां पर क्या है तब ना गुना 3, अब वही पूछ दिया है। इसका मतलब रिलेशन यहां से जाएगा 26 से 36 प्लस 10, 36 से 66 प्लस 30। तो अगली बार क्या होगा, तो 10 20 30 20 50, लेकिन ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा। तो यहां पर क्या किया गया है 10 गुना 3 30 और 30 गुना 3 90। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 90। 10 गुना 3 30, जैसे यहां 3 से गुना तो यहां भी 3 से गुना, 10 का अंतर 30 का तो 90 का अंतर, 3 से गुना, अंतरों में 3 से गुना, तो 66 में 90 जोड़ दो 156। बताओ किए थे कि नहीं? अगर आप 156 किए थे तो सही है, बोलो हाँ कि ना। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपका ये रहा, फटाफट बताओ। कथन देखो क्या कह रहा है, बताओ। सरलोजम का सवाल है, देखो किसका सही किया था, जरूर कमेंट करके बताएं मेरा सही था या मेरा गलत था। आंसर करो पहले, तो क्या आंसर जाएगा? कह रहा सभी पौधे गेंडे हैं, तो पी से पौधा हो गया, पीडी से पौधा, और सभी पौधे जीडी से गधे हो गए या गेंडे हो गए, और सभी पौधे प्राणी है। ये डायग्राम बनेगा, सभी पौधे गेंडे और सभी पौधे प्राणी। ये डायग्राम अगर आपने बनाया था तो सही बनाया था। बताओ पहला, सभी गेंडे पौधे हैं। अच्छा बताओ, सभी गेंडे पौधे हैं जी, रिवर्स में सभी सही होता है? नहीं सही होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ प्राणी गेंडे, ये तो 100% होगा। तो कुछ प्राणी गेंडे हैं क्या? हाँ, केवल 2। बताओ जल्दी से, केवल निष्कर्ष 2 कहां है? निष्कर्ष 1 और 2 नहीं 2, केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष। देखो यहां पर दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन वहां पर सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 कहां गया? केवल निष्कर्ष 2 डी नंबर में, यहां सही कर लो। थोड़ा सा जल्दी टाइपिंग हुआ है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो डी नंबर आंसर केवल 2 अगर आप किए हैं तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा। ये सब क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ था, बोलो हाँ कि ना, है ना? बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, है ना? अंग्रेजी मनवाला क्रम के आधार पर लिखित 4 अक्षर समझ, मतलब इनमें से अलग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कौन डिफरेंट है। इसको कैसे बनाते हैं? गैपिंग पर। कैसे बनाते हैं? तो गैपिंग पर। ये बताओ, 15 4 19 प्लस 4 हुआ और माइनस 7 हुआ, बोलो हाँ कि ना। फिर यहां भी देखो प्लस 4 माइनस 7, फिर यहां भी देखो प्लस 4 माइनस 7, लेकिन यहां देखो तो प्लस 3 और फिर माइनस 6। तो बताओ कौन अलग है इन सब में से? तो डी अलग है। इन सब में से कौन अलग? तो डी अलग है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो जल्दी से अगले सवाल की तरफ। ये रहा, बोलो जल्दी से। ये क्या कह दिया?
अल्फाबेट का सेक्शन है ये, किसका? अल्फाबेट का। और क्या कहते हैं इसको? रिप्लेसमेंट। अल्फाबेट में ये रिप्लेसमेंट का सवाल है। कह रहे यदि शब्द कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को, स्वर मतलब वॉवेल को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब जहां भी वॉवेल उसके बाद ओ के जगह पर पी हो जाएगा, यू के जगह पर भी हो जाएगा, और आई के जगह पर जे हो जाएगा, ओ के जगह पर पी हो जाएगा, मतलब सभी स्वर को क्या करने को कहा? उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, तो सी के जगह पर बी, एन के जगह पर एम, आर एस क्यू बी एस, फिर एम हो गया। अब क्या कह रहा है ये बताओ। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में लिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर होगा? जल्दी बताओ, दाईं ओर से छठा स्थान पर कौन होगा? बताओ। तो 2 2 4, 2 2 4 2 6 भी होगा। क्या हो जाएगा? भी, ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह से आंसर फटाफट करते चलो, रैपिड फायर की तरह आंसर करते चलो। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए। हाँ, तो फिर कह रहा है इनमें से कौन अलग है? एक सवाल देखे थे, दूसरा सवाल आ गया। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन का। किसका सवाल है? क्लासिफिकेशन। ये बताओ, 18 + 3 हुआ और +4 हुआ। फिर देखो 10 3 13 और +5 18। फिर देखो +3 +5। फिर देखो +3 +5। जल्दी से डिसाइड करो कौन अलग होगा, कौन अलग होगा? ए। कौन अलग होगा? ए, क्योंकि बाकी में +3 +5 है, इसमें +3 +4 है ना। चलो जल्दी से बताओ। देखो सिंपल सी बात है, बार बार कमेंट कर रहे हो आप लोग पढ़ाई से ज्यादा इस पर। देखो देखो ध्यान से समझो। 38+ जो भी बच्चे हैं, 38+ जो भी बच्चे हैं उसके रिजल्ट की संभावना बनती है, और जो भी बच्चे 40+ है उसकी संभावना जोरदार तरीके से बनती है। ठीक है, 38 से नीचे। अब देखो जिसका मार्क्स 35 से 38 के बीच में आ रहे हैं वो बॉर्डर पे है। अगर नेगेटिव पर कंट्रोल रहा होगा, नेगेटिव ज्यादा आपने नहीं उठाया होगा 3 4 5, तो आपका रिजल्ट बन सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत है, टेक्नीशियन में लग जाइए। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? अब वो कमेंट नहीं, अब ध्यान से देखो। अगला सवाल ये रहा, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या कहता है? कितने आदमी सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग को इतना लेवल का करवाए थे कि सब तो ऐसे फुक करके आ गए होंगे, है कि नहीं? बता जल्दी से। कह रहा है ABCDE 5 आदमी है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने आदमी? 5 आदमी, 4 और 1 5, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पहला लाइन पढ़ो क्या दिया हुआ है। कह रहा बी, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो गया? बी। तो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बी। अब कह रहा है ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। अब ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है कौन भाई? तो ए क्या कह रहा है? देखो देख, बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये आपके इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रुक जाओ, कहीं गड़बड़ है क्या जी इसमें? देखने दो, ओरिजिनल क्वेश्चन देखने दो इसका। 25 शिफ्ट 1, 25 शिफ्ट 1। वेट 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 वेट, किधर गया क्वेश्चन? किधर गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 25। हाँ मिला। तो ABCD एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो ए किसका पड़ोसी है? ई और सी का। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सही तो है। तो ए, ई और सी के बगल में तो हो ही नहीं पाएगा। ए, ई और सी के बगल में नहीं। ई एफ के बाईं और दूसरे, यहाँ तो 6 लोग हो गया, एफ भी दे दिया है भाई। ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर। अच्छा देखो यहाँ छूटा हुआ है, वही तो मुझे लगा कि गड़बड़ तो है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को हम दूर से पहचान जाते हैं, दूर से पहचान जाते हैं कहां पर क्या है। क्या छूटा हुआ है? एफ। आप लोग अपने PDF में सही कर लीजिएगा। सर ये एग्जाम में भी गलत था। नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग में गड़बड़ है। 6 लोग हैं तब ना सेट हो रहा था। बोलो जी हाँ, आप लोग भी थोड़ा याद दिलाइएगा। ठीक है, 6% है। हाँ हाय 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 हाय, समझ गए? जल्दी से बताओ। तो बी डी के दाएं दूसरा कौन हो गया? बी। क्लियर? तो बी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी, तब तो ए यही होगा, लेकिन ई सी में अभी कंफ्यूजन है, तो एफ यही ना होगा, तब तो हो गया। ए, ई सी के बगल में। अंतिम लाइन क्लियर कर देगा। ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो एफ के बाईं और दूसरा ई होगा। इसका मतलब यहां से सी को हटाओ, यहां क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, यहां सी हो जाएगा। कहानी खत्म। विदिन 1 मिनट कहानी खत्म, है कि नहीं? तो बताओ जल्दी से, सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि बी के सापेक्ष में, फिर सवाल छूटा हुआ है यहां पर। रुक जाओ, टाइपिंग मिस्टेक फिर से। सिटिंग अरेंजमेंट कहां गया जी? 25 नंबर। हाँ सवाल है, तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान, बी के सापेक्ष में एफ का स्थान, एफ छूटा हुआ है, बी के सापेक्ष में एफ का स्थान। जल्दी बोलो। तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है? तो तुरंत बाईं ओर, ठीक बाईं ओर। ऑप्शन डी किसने किसने किया था? ठीक है, क्लियर? बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। क्या सर BSPSCL में काम देगा? 100% काम देगा ये सब क्वेश्चन। जल्दी बताओ। कोडिंग डिकोडिंग आसानी से बनने वाले सवाल, और कई बच्चे जो क्वेश्चन से परेशान थे कि 2-2 क्वेश्चन आता, वो भी क्वेश्चन होगा आज। जल्दी बताओ। अच्छा, जेड से ए
और X से C, क्या लगता है क्या किया गया? उसी प्रकार U से F, S से H, क्या लगता है क्या किया गया है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। ZX, अरे क्या बताऊं, टाइप कुछ और कर दिया है। ZX AC, हाँ ठीक है। ZX किससे संबंध है? ZX का संबंध AC से निश्चित प्रकार संबंधित है। फिर क्या दिया? US FH से, US FH से संबंधित है। समांतर के अनुसार करते हुए निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? फिर छूटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो PN किससे संबंधित है? सवाल है PN किससे संबंधित है? छूटा हुआ था, छूटा हुआ था। अब जल्दी से दिमाग लगाओ, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताना चाहेगा? अरे इस सवाल नहीं बनेगा तो समझो तो किया क्या है। अरे अपोजिट लेटर है, क्या है? अपोजिट लेटर। जेड का अपोजिट ए, एक्स का सी, यू का एफ, एस का एच, तो पी का के, एन का एम। हाँ छूटा हुआ है यहाँ पर पीएन। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? के एम। आंसर क्या हो जाएगा? तो के एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के एम। एकदम सही जवाब, वेरी गुड। तो क्या छूटा हुआ था यहाँ पर बाबू? पीएन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पीएन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो क्या था? अपोजिट लेटर। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। हाय हाय हाय, कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए? जल्दी बोलो, किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए ताकि, किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए ताकि आंसर ये हो जाए? 29 नंबर, जल्दी बोलो। 29 नंबर, 84 और 42 को बदल दो। किसको? 84 को 42 कर दो, 42 को मतलब 84 की जगह पर 42 कर दो। अब 42 की जगह पर 84 कर दो, आपको 105 मिल जाएगा। देखो 21 गुना 4 कितना होगा? जल्दी बोलो। 21 गुना 4 84, प्लस ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं तो 42 भागा 7 कितना हो जाएगा? 6 गुना 2 माइनस 15 पचे 75 और प्लस 84। अब कैलकुलेशन को आसान करो तो 84 प्लस 12, 84 प्लस 12 और प्लस, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा? 9। होगा कि नहीं होगा? बताओ, बताओ होगा कि नहीं? क्योंकि माइनस 75 खत्म तो कितना बचाएगा? 75 9 84। तो जल्दी से बताओ, 12 9 21 84, 105 हो गया। आ गया कि नहीं? किससे आया? किससे? तो डी से। 53 आ रहा है सर जी, रीजनिंग सभी सही है मेरा। क्या बात है रंजन कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी बोलो, इसका जवाब क्या दोगे? सब ज्यादा रीजनिंग ही था, पता है ना, हर शिफ्ट में लगभग। तो देखो, अच्छा 20 से एफ, 4 बढ़ा 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22। पहला लेटर भी होगा, पहला लेटर भी होगा, पहला लेटर भी होगा। आंसर बी, आंसर बी। बोलो हाँ कि ना। आगे बढ़े, अगला सवाल, आपका अगला सवाल ये रहा, कथन और कारण। कथन और कारण, बताओ कौन सा कारण संभावित है या कौन सा कारण हो सकता है? कथन को पढ़ो, कहता है कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर के बाहर लंबी कतार देखी गई। कह रहा है 14 जून कब? 2023। 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के जो काउंटर लगे हुए थे उस पर बाहर लंबी कतार थी। कब? एक डेट दिया हुआ है 14 जून को। तो इस पर कारण क्या कह सकता है? कह रहा शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं? दूसरा, जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो, यहां पर ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, किसको? ऑप्शन को देखो। किसको देखो? ऑप्शन को। किसको देखो? ऑप्शन को। ऑप्शन में हर जगह क्या लिखा? देखो, केवल एक संभावित कारण है क्या? नहीं, 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है। तो हाँ, कहिए क्यों? अब मान लो 14 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए काउंटर पर लंबी कतार थी। इसका मतलब जैसे होता क्या, जब अंतिम तिथि से 1-2 दिन पहले सब लोग क्या कर देता है? सब लोग क्या करता है? लंबा लेने लगाता है, नहीं तो कल से हमको जुर्माना लग जाएगा। अगर पे आज तक नहीं करेंगे, कल तक नहीं करेंगे तो जुर्माना लग जाएगा। तो संभावित अगर नहीं होता तो एक गलत हो जाता। संभावित कह रहा है तो पहला सही। दूसरा, जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। हो सकता है कि ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाया तो क्या किया? सर्वर डाउन था तो काउंटर पर, तो ये भी संभावित कारण हो सकता है। एग्जैक्ट कारण ये नहीं है। अगर संभावित को हटा दोगे तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। दोनों में से कोई भी नहीं होगा। सीखते भी चलना है, ठीक है? सब सवाल बताएंगे बाबू, कोई दिक्कत आपको, साक्षी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, सारा सवाल आएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो जल्दी बताओ, अगला सवाल ये रहा। कितना बार सेट में करवाए हैं ये सवाल, है कि नहीं बाप? अंधून करवाए थे ये सवाल, अनाधून। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो साइड से पहले ग्रुप बना लो। क्या पूछ रहा है? ऐसे प्रतीक की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या हो, जिसके ठीक पहले एक सम संख्या हो और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो। ओए होए होए, मतलब 2 सम संख्या के बीच में प्रतीक। जल्दी बताओ, 2 सम संख्या के बीच में प्रतीक बताओ। यहां है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? क्या है क्या? नहीं, एक यहां मिला। और कहीं है क्या? नहीं। और कहीं भी है? 2 सम संख्याओं के बीच में प्रतीक। कितना सेकंड लगा बताओ? इसको कुछ बच्चा छोड़ के आया था, बताओ। लतियेबे न करेंगे रे, इतना मेहनत से पढ़ाई, इस सवाल गलत कर दोगे हैं?
ये वाला गलत हो गया सर, वही ना मार खाने वाला काम करते हो। बताओ दो सम के बीच में प्रतीक खोज रहा है, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं, यहाँ है क्या नहीं, दो सम के बीच में प्रतीक यहाँ है, दो सम के बीच में प्रतीक कितने मिले, केवल एक। आगे बढ़े जल्दी जल्दी फटाफट, अगला सवाल ये रहा, बोलो। अच्छा इसी सवाल का इंतजार था ना जी सबको, बोलो बोलो, क्या सबको यही सवाल का इंतजार था क्या, जल्दी बोलो। आए रे, हाँ इसी सवाल का इंतजार था क्या आप सबको? अरे इसको क्या कहते हैं, ये एनालॉजी है। क्या है ये? एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी का सवाल है। किसका सवाल है? नंबर एनालॉजी का सवाल है ये, नंबर। हाँ यही कि दो चीजें पूछ दिया। देखो यहां पर ये छूटा हुआ है, मतलब इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। जल्दी से दिमाग लगाइए, क्या ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन क्या जाएगा? अच्छा आंसर कर दिए सर क्वेश्चन ऑप्शन एक्स 25 वाई 304 है। क्या लिख रही हैं साक्षी, क्या कर रहे हैं आप? देखो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो बी नंबर, कुछ नहीं। अच्छा ये अगर एक्स का संबंध इससे क्या हो सकता है, या तो भागा, जोड़, घटाओ, गुना, स्क्वायर, क्यूब, इतने से रहेगा। कई बार मैं बता चुका हूं कि जब भी नंबर एनालॉजी का सवाल होगा तो स्क्वायर, क्यूब, गुना, भागा, जोड़, घटाओ इतने से होगा। यहां क्या है, बी ऑप्शन डाल करके यहां देखोगे तो जल्दी बनेगा, या लॉजिक पहले ढूंढ लोगे। तो देखो यहां पर क्या है, अगर हम 825 रख दें एक्स की जगह पर 825, यहां 669 तो है ही, यहां 864, यहां वाई की जगह पर क्या रख दें 718। तो यहां पर देखो माइनस करके देखो, 15 में से 9 गया कितना हो जाएगा, तो 6, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 9 गया 6, 11 में 7 गया 4, 11 में 7, 7 में से 6 गया 1, मतलब 146 का अंतर है। अब इस क्वेश्चन में अंतर है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगले क्वेश्चन में भी अंतर होगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में क्यूब हो, अगले क्वेश्चन में स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, गुना हो सकता है, अंकों का योग हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब बताओ यहां पर बताओ, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 8 में 7 गया 1, अंतर कितने का, यहां भी 146, यहां भी 146, तो दोनों में रिलेशन बना ना, लेकिन कब, जब बी नंबर ऑप्शन को पुट किए तब। क्लियर, समझ में आई बात? हाँ आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये रहा, आय हाय हाय हाय, डायरेक्ट बनने वाला सवाल। कैसे बनने वाला सवाल, डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, देखो पहले देखो सब सीधा है कि नहीं, ए सीधा है। कह रहा क्यू का एस से क्या संबंध है, बताओ जल्दी से, क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है। मान लो ये आप हैं, इसको डायरेक्ट कैसे बनता है ध्यान दो, ये आप है, आपका ये कौन लगता है, तो आपके ये कौन, तो गुना का मतलब क्या दिया हुआ है, पत्नी, तो आपकी ये पत्नी हो गई, तो आपकी पत्नी का ये कौन है, तो डिवाइड का मतलब पिता। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या हो गए, तो ये आप हैं, आपकी पत्नी के पिता कौन लग गए, ये पापा जी लगे। क्या लगे, पापा नहीं पापा जी, क्या लगे, पापा जी, पत्नी के पिता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो जल्दी से, क्लियर है? पापा और देखो फादर और फादर इन लॉ में क्या अंतर होता है, बोलो जल्दी, फादर और फादर इन लॉ में क्या अंतर होता है, फादर मतलब पापा और फादर इन लॉ मतलब पापा जी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड फादर इन लॉ। समझ गए? हाय हाय हाय, आगे बढ़े अगला सवाल, अगला सवाल है कि नहीं, अरे ये हम पढ़ाएंगे, ये हम पढ़ाएंगे रे, खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये रीजनिंग का सवाल नहीं है। किसका सवाल है रे, फिजिक्स का कि मैथ का है? दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में खंभा 36 फीट की छाया। मैथ का सवाल है बाबू, ये मैथ का सवाल है, सर करवा दिए होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या रे, हाइट एंड डिस्टेंस है ये, हाइट एंड डिस्टेंस। अब तोड़ का समय आ रहा है, पापा पापा बाबूजी खूब बोल लिया, पापा जी बोलने का समय आ गया, जल्दी जल्दी रिजल्ट करो, हो गया, ज्यादा नहीं है, जल्दी बताओ क्या कह रहा है, फटाफट बताओ। कह रहा 7 व्यक्ति बी सी डी एफ जी एच और जी और के एक सीधी पंक्ति में किधर, उत्तर की तरफ मुख करके। हमने बोला था सिटिंग पजल रहेगा और रहा, और इसीलिए हर सेट में हम 3-3 4-4 सिटिंग पजल रखते थे। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है? जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उसको याद आ रहा होगा, हम हर बार बोलते थे सिटिंग पजल रहेगा रहेगा रहेगा, लेकिन नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल रहेगा, है कि नहीं? अब देखो लगभग हर सेट में 2-2 3-3 सिटिंग और पजल मिला करके पूछा ही पूछा, जो बोले वही आया। तो कह रहा 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। सिटिंग में बड़ा गड़बड़ी किया है टाइपिंग में, 8 के बाईं ओर, 8 नहीं होगा बाबू, क्या नंबर क्वेश्चन है देखने दो हमको खुद से, 50 नंबर है ना, 50 नंबर है, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन। 7 व्यक्ति में इतना ही है, कह रहा बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। अब तो लाइन खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति।
कह रहा बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, 8 नहीं है ये बी है, तो बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। जी के दाईं ओर केवल के बैठा हुआ है, तो जी के दाईं ओर केवल के बैठा, सही है क्या? जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। फिर आगे कह रहा है जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति। अच्छा बताओ, जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, तो जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। अब इससे ज्यादा आसान क्या खोजते हो जी? कह रहा है सी आपके दाईं ओर किसी स्थान पर है, सी आपके दाईं ओर किसी स्थान पर है, और कोई छूटा हुआ है क्या? देखो तो, हाँ जी और डी के बीच में, देखो यहां भी छूटा हुआ है, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, सी आपके बाईं ओर किसी स्थान पर है, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 3 3 6 1 7, ए बी सी डी ई एफ, यहां भी गलत, बी सी डी ई एफ है ना जी, हाँ बी सी डी ई एफ, कितने आदमी हो गए? 5 2 7, क्लियर है? तो 2 2 4 3 7, सही है। तो बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर केवल के बैठा हुआ है, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, सी आपके बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर क्या दिया हुआ? यहां फिर देखो छूटा हुआ है, वही तो मुझे लगा क्या छूट रहा है, सी आपके बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर। तो जल्दी से बताओ सी कहां पर? जल्दी बोल, सी आपके बाईं ओर किसी स्थान पर है, तथा ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, तब तो हो ना गया जी। तो सी यहां पर, एफ यहां पर, तो सी आपके बाईं ओर किसी स्थान पर तथा ई के दाईं ओर किसी स्थान पर। बोलो, भले ही टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन क्वेश्चन तो क्लियर था भाई। तो जल्दी से बताओ, सवाल है ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? जल्दी बोल, 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। जल्दी से अगले सवाल पर, अगला सवाल पे बढ़े कि नहीं? चलो रथ को अगले सवाल की तरफ मोड़ दिया जाए। ये रहा, इधर गया एक और क्वेश्चन गायब है। अरे यार, चलो बाबू कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं, ठीक है। नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर कितना है ये देखने दो, छूटा हुआ है 51 नंबर। चलो 51 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, 51 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, हम लिख देते हैं। एक्स का संबंध क्या है रे? ये बड़ा दुविधा है भाई, तुरंत मिल जाएगा, रुको ना, तुरंत मिल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो एक्स का संबंध दिया हुआ था, ई आपको बनाना पड़ेगा, अभी एगो बता दिए हैं, एगो अभी बताओगे, जल्दी से बस खुलने दो, खाली बस खाली खुलने दो। ये सवाल बताइएगा आप, सवाल क्या था? तुम लोग भी कम से कम कमेंट करो ना, कौन सा सवाल था इसके जगह पर, छूट गया। अभी बताओगे सब लोग अभी बताओगे इस सवाल का, अभी को बताए थे ना, ये बताओगे। अब पक्का गारंटी देता हूं आपसे बन जाएगा अभी सवाल। ये खुल रे, जल्दी से खुल। क्या नंबर क्वेश्चन है रे? 51 नंबर, 51 नंबर कहां गए रे? क्या था इसकी जगह पे क्वेश्चन? अरे यार, नहीं छोड़ कर देंगे, आंख मूंद करके टाइप किया है लगता है। शायद 346 है। हाँ हाँ, एक्स का संबंध 346 से है, तो 9 का संबंध वाई। जल्दी बोलो, एक्स के जगह पर क्या होगा और वाई के जगह पर क्या होगा? 346, जल्दी बोल। हाँ फर्स्ट शिफ्ट का करिए, उन अरे सब सेली वाइज होगा, अभी 25 के फर्स्ट शिफ्ट का हो रहा है। जल्दी बोलो क्या लॉजिक है? मैंने बोला था जोड़, घटाओ, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, यही सब में से कुछ किया है, या अंकों का योग यही सब करता है और कुछ भी नहीं करता है। कौन कौन बताना चाहेगा इसका जवाब? जल्दी बताओ क्या होगा? 8 रखेंगे क्या 8, और यहां पर 756, 756 तो कभी होगा नहीं, इतना बड़ा वैल्यू होगा कभी? 612 कभी होगा नहीं, बेवकूफ बना रहा है। बोलो, या दिमाग लगाओ तुम ही, हम काहे बताएं? बोलो क्या लॉजिक है, क्या रखा जाए? बोलो डी रखो। देखो 7 अगर यहां पे रख दिए तो 7 का संबंध इससे कैसे? तो 7 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब 343 होता है ना, उसी प्रकार तो 9 का क्यूब प्लस 3 कर दो, तो 9 का क्यूब प्लस 3 कितना? 9 का क्यूब 729 प्लस 3 732, मतलब एक्स के जगह पर 7 और वाई के जगह पर 732। आंसर डी। इसको कहते हैं नंबर एनालॉजी। क्या कहते हैं? नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। जल्दी बोलो अगला सवाल ये रहा, अभी 75 तक जाना है ना। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर।
इसका आंसर जल्दी बताओ। कह रहा है सभी मछलियां पक्षी है, सभी मछलियां क्या हो गए तो पक्षी हो गए, और सभी पक्षी क्या हो गए तो जानवर हो गए। निष्कर्ष बताओ पहला क्या कह रहा है कि सभी जानवर मछलियां हैं। अच्छा, सभी जानवर मछलियां उल्टा आने पर सभी गलत होता है, और कुछ पक्षी मछलियां आंख मूंद के सही, आंख मूंद करके सही हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर? आगे बढ़े कि नहीं? आगे 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 अगले बस अगला सवाल। 4 बजे क्लास आज कैसे होगी भाई बताओ? आज क्लास सब सारे टीचर यहां बिजी रहेंगे तो वो आज नहीं हो पाएगा, कल से होगा। चलो अच्छा ये बताओ, 4 से 11 7 बढ़ा, 11 7 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 मतलब F, 32 मतलब F, 32 मतलब F, 32 मतलब F। फिर बताओ 6 7 13, 13 7 20, 20 7 27 और फिर प्लस 7 तो H होगा। F H कहां है? F H कहां है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेरी गुड। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला सवाल ये रहा, इसका वैल्यू ज्ञात करिए, इसका वैल्यू ज्ञात करिए। हमको इस पर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। यदि आई का अर्थ है प्लस, यदि आई का अर्थ है प्लस, और भी कहीं आई है जी हाँ तो प्लस, आई का अर्थ है प्लस, चलो कर लिए। फिर बताओ जे का अर्थ है गुना, तो जे का अर्थ है गुना। उसके बाद बताओ के का अर्थ है भाग, तो के का अर्थ है भाग, आयल का अर्थ है माइनस। जल्दी बताओ सबसे पहले क्या करोगे तो 38 प्लस 12, ब्रैकेट को तोड़िएगा ना, 4 12 माइनस 16 भागा 2 8 प्लस 11, तो 38 12 कितना हो गया 50, इधर प्लस 3 माइनस 8 प्लस 11 मतलब प्लस 3 कितना हो जाएगा 53। आया था, आया था 53 आया था, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ये रहा, बोलो डायरेक्शन का सवाल है। किसका सवाल है तो डायरेक्शन का सवाल। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो। कह रहा बंदा, बंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, बिंदु होगी वहां पर जो भी हो, और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। किधर चलती है? पश्चिम की तरफ 19 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। यहां से बाएं मुड़ जाती है, 22 किलोमीटर चलती है। फिर बाईं ओर 25 किलोमीटर चलती है। यहां से बाएं कितना किलोमीटर तो 25 किलोमीटर चलती है। कितना 25 किलोमीटर। अंतिम बार वह बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। अंतिम बार वह बाएं मुड़ती है अब 22। आप ही बताइए, ये भी 22 है, ये भी 22 है, तो बिल्कुल इसके सामने होगा ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। तो वो कहां से चलना स्टार्ट की थी? ए से, और ये यहां पर। सवाल है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, सवाल उल्टा है, ए पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में कितनी दूर तो पश्चिम दिशा। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कितनी दूर? 25 में से ये 19, तो ये कितना रह गया 6, तो पश्चिम में 6 किलोमीटर। कहां है बताओ? 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन डी होगा कि नहीं? डी होगा। क्या होगा तो डी होगा। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा 62 नंबर। ये बताओ इसको इतने आराम से बनाओगे। ये सवाल किसका है? जैसे को क्वेश्चन देखे थे ना, राम इज अ गुड बॉय को काना पारा कहा जाता है, उसी का सवाल है ये। सवाल है कि टी का कोड क्या होगा। टी यहां है या नहीं है, लेकिन BUN, अब BUN कॉमन है, तो BUN कॉमन, तो 3 कोड कॉमन होगा, उसको काट दो तो 4 6 8 कॉमन, 4 6 8 कॉमन, तो टी बच गया और 3 बच गया, तो टी का कोड कितना हो जाएगा 3। टी का कोड 3 डायरेक्ट बन जाता, क्योंकि देखो टी इकलौता है और कहीं भी डाटा पर्याप्त नहीं दिया हुआ है, तो जब टी इकलौता टी वहां नहीं है तो यहाँ कौन सा है जो वहां नहीं है, तो 3 ऐसा है जो वहां नहीं है। डायरेक्ट आंसर 3 कर देते ना, डायरेक्ट आंसर 3 कर देते देख करके, है कि नहीं? समझ गए? देखो कैसे, देखो टी यहां इकलौता है, तो यहां बताओ कौन इकलौता है 3, आंसर 3। चलो अगला 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 ये बताओ, ये बताओ एनालॉजी का सवाल है। किसका सवाल है? एनालॉजी का, एनालॉजी का। बताओ एफ का अपोजिट यू, आई का अपोजिट आर, एन का एम, डी का डब्ल्यू, मतलब अपोजिट लेटर। फिर देखो बी का वाई, ई का भी, एन का एम, टी का जी। ऐसा ही कहां दिया हुआ है बताओ? तो एफ का भी गलत है, गलत है, बी का वाई है, ई का भी है, ए का वाई गलत है, नहीं होगा। एच का एस सही है, ई का भी सही है, आर का ई सही है, ओ का एल सही है। कहां? सी में। कहां? तो सी में। कहां? तो सी में। कहां? सी में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, फिर देखो, फिर देखो वही सवाल। अरे बनाओ, अरे बकरलवा से बनाओ, जल्दी से देख करके बनाओ। इसका अभी तुरंत बताए थे। ई को कैसे लिखा जाएगा बताओ? ई इकलौता है क्या? ई इकलौता है, आंसर कहीं भी डाटा पर ई इकलौता कौन सा नहीं दिख रहा है कहीं? 3 5 9 तो है, 3 5 4 तो है, 1 क्या हो जाएगा? 1। डायरेक्ट देख करके, डायरेक्ट देख करके। लेकिन अगर वैसे आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो MOR यहां भी है, MOR यहां भी है, 3 कोड कॉमन, 3 5 4, तो 3 5 4। तो बताओ एफ का कोड क्या हो जाएगा तब? 9। ई का कोड क्या हो जाएगा तब? 1। ई का कोड 1 हो जाएगा, एफ का कोड 1 हो जाएगा, है ना? सीख गए? ये अगला सवाल जल्दी से, ये रहा 71 नंबर।
बोले थे ना कि बॉक्स या फ्लोर वाला पजल प्रैक्टिस करके जाना, बहुत पूछ रहा है अभी, अब पूछ दिया। कह रहा 7 बक्से को ABCDFG को एक दूसरे के ऊपर, तो ये हो गया पहला बक्सा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां। अभी 7 बॉक्स को एक के ऊपर एक करके लिखा गया। देखो कितने सेकंड में बनता है, कितने सेकंड में, मिनटों में नहीं, 1 मिनट के भीतर बन जाएगा ये, है ना। परंतु ज्वाइन कैसे करूं बताओ। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, नीचे से तीसरा डी यहां हो गया। एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, एफ ए के बीच में केवल एक बक्सा, साइड में लिख करके रखो, एफ ए के बीच में केवल एक बक्सा। फिर कह रहा जी और, अरे यार क्यों परेशान कर रहा है, हर चीज में छूटा हुआ है। क्या नंबर क्वेश्चन है बाबू? 71 नंबर। रिदम टूट जाता है ना। चलो हाँ, तो क्या कह रहा था देखो, इतना छोट छोट है ना। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, ठीक है। एफ और ए के बीच में केवल एक, ठीक है। अच्छा, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, जल्दी बताओ। जी और ई के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं? 3। जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर, बी को एफ के ठीक ऊपर, मतलब बी एफ एक साथ होगा, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, जल्दी बताओ। तो बी को कहां गया? जी और ई के बीच, हाँ, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर। अब दिमाग लगाओ, डी के ऊपर ई, तो ई तब तो यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ई और जी के बीच में 3 नहीं होगा, होगा क्या? नहीं। अब देखो ई को यहां रख देते हैं तो 1 2 3 तो जी हो जाएगा, या हम ई को यहां रख देते हैं तो 1 3 के बाद जी। तो बताओ कहां कहां पॉसिबल है, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। क्योंकि साफ साफ कह दिया कि ई को कहां रखना है, अंतिम लाइन में। ई और सी के बीच कितने बक्से हैं? हाँ, ई को डी के ऊपर रखना है। ई को यहां नहीं रख सकते क्योंकि 1 3 के बाद जी नहीं होगा, तो ई यहां हो सकता है या ई यहां होगा। तो अगर हम ई को यहां रखते हैं तो 1 2 3 के बाद यहां जी होगा, ई को यहां रखते हैं तो 1 2 3 के बाद जी यहां होगा, और कोई चांस नहीं है। चलो, तो जी और ई के बीच में 3 हो गया। अब बताइए एफ के ठीक ऊपर में भी, एफ के ठीक ऊपर में भी, तो एफ के ठीक ऊपर में भी यहां पर तो यही होगा, और एफ के ठीक ऊपर में भी, एफ के ठीक ऊपर में भी यहां होगा, और कोई चांस नहीं। ये भी यूज हो गया, अब इसका यूज करो ना। ए और एफ के बीच में तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ए और एफ के बीच में एक लोग नहीं हो पाया, अब हो पाया। तो ए हो चुका, बी हो चुका, सी बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? सी। तो ई और सी के बीच में कितने बक्से रखे गए, जल्दी बोलो। तो ई और सी के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं? तो 2 बक्से रखे गए हैं। आंसर 2 किए हैं, 100% सही है, 100% सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। ये रहा, देखो ये भी अल्फाबेट के रिप्लेसमेंट का सवाल है। यदि शब्द रियलिज्म के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, स्वर को बाद वाले अक्षर से, तो ई के जगह पर एफ, ए के जगह पर बी, आई के जगह पर जे, और तो कोई स्वर है नहीं। ठीक, क्या कह रहे हैं? और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से। अच्छा, दोनों को बाद वाला अक्षर है, मिलाने दो, भरोसा नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, बुलाइए सर को, चंद्रा सर को बुलाइए, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्या कह रहे थे, ध्यान से पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर, अच्छा दोनों को बाद वाला, तब तो आर से एस हो जाएगा, एल से एम, एस से टी, एम से एन, हो गया, बदल दिया। और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। विपरीत क्रम का मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन है भाई? टी। टी के बाद एस, एस के बाद एन, फिर एम, फिर जे, एफ, बी। तो घटते क्रम में सजा दिए हम। तो पूछ क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में लिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? तो 1 2 3 4 बाएं स्थान, बाएं से चौथा एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। तो 25 तारीख के शिफ्ट 1 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ पीडीएफ के साथ, पीपीटी के साथ हो चुका, और पूरा का पूरा आज होगा। फिर अभी चंद्रा सर आएंगे करंट अफेयर्स लेकर के, और चंद्रा सर आ चुके हैं, और उसके फिर जहाँ सर आएंगे, फिर मैं रोशन सर आएंगे मैथ कराने के लिए, फिर मैं आऊंगा रीजनिंग कराने के लिए, फिर चंद्रा सर करंट अफेयर्स। ये सिलसिला चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि 15 का 15 शिफ्ट आपको निगलवाना दें। ठीक है, चलिए चंद्रा सर वेलकम है, आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आस एजुकेशन। इसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं। जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन के लिए जब तक बोर्ड पे लगाया जा रहा है तब तक हम लोग बातें कर रहे हैं। एकदम जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट जुड़े रहेंगे। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है ना, जो प्रश्न पूछा गया इस बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही पूछा गया, और वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न आपके सामने में, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट जो है ग्रेटेस्ट एपिक
पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके पास है, याद रखना इसका आंसर होगा भरत सुंदरेशन। इसके साथ साथ दो नाम याद रखना आप, एक तो ऑप्शन में आपका दिया है भरत सुंदरेशन और इसके साथ एक और नाम याद रखना जो इसमें दिया नहीं है, जिसका नाम है गौरव जोशी। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई क्या नाम हमने बताया? गौरव जोशी। और आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो आपके ऑप्शन में दिया गया वो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है भरत सुंदरेशन, जो ये आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आपने मारा। लेकिन अगर इसके साथ एक और ऑप्शन रहता तो आप फंस जाते, जिसका नाम था गौरव जोशी। इन दोनों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ऐसे ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर गौरव जोशी रहेगा तो वहां भी आपका ये ऑप्शन बनकर आएगा। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? तो जल्दी से बताएंगे 19 अक्टूबर 2024। जी हां दोस्तों, कितना हो जाएगा? 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 को 33% आरक्षण को लेकर याद रखना। आपसे दिल्ली से क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल होता है यहां पर, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। विनय कुमार सक्सेना। जी हां दोस्तों, क्या है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, याद रखना। और अतिशी मरलेना, अतिशी मरलेना लिख लेना। अतिशी मरलेना जो है वो दिल्ली के कौन है भाई? सीएम है, दिल्ली के सीएम है। और अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना आप। तो दिल्ली के सीएम कौन? अतिशी मरलेना, अतिशी मरलेना। और दिल्ली का जो उपराज्यपाल है उसका नाम क्या है मेरे भाई? विनय कुमार सक्सेना। और ये हमने क्वेश्चन का आंसर जो बताया वो 19 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिंजी किला, गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को, यूनेस्को का मतलब बोले तो UNESCO, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि भारत इसमें 1946 में पार्टिसिपेट किया। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, इसका हेडक्वार्टर है मेरे भाई। तो गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो स्टालिन, याद रखना, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है तमिलनाडु का, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम धड़ाधड़। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है भैया? 4। याद रखना, 4 विज्ञान की श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन? तो विज्ञान रत्न लिख लो भाई, विज्ञान रत्न। और कौन सा? तो और है आपका विज्ञान श्री। क्या नाम बोले? विज्ञान श्री। और कौन सा? तो विज्ञान युवा शांति लिख लो भाई, विज्ञान युवा शांति, विज्ञान युवा शांति। और कौन सा भाई? तो चौथा है विज्ञान टीम, विज्ञान टीम, विज्ञान टीम। ये 4 भागों में बटा हुआ है। विज्ञान रत्न हमने बताया, विज्ञान श्री हमने बताया, विज्ञान युवा शांति हमने बताया और विज्ञान टीम के नाम से ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों के 1500 मीटर दौड़ 3:5.12 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है? कौन बनाया है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको करना है मेरे भाई। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द आंसर, क्या होगा इसका आंसर? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर इसका? चलो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना? इसको देख लेना, है ना? थोड़ी देर में मैं ये कर लेता हूं इसे। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापलकर, है ना, पापलकर के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल, संभवतः 77 था ये, कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। मुंबई के, जब पिक्चर देखोगे इसमें मुंबई के हस्तशिल्प के बारे में चर्चा किया गया, हस्तशिल्प के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है? देखो भाई ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर मैं कर दे रहा हूं। कौन सा था भाई? ये हो गया। इसके बाद खेलो इंडिया, ही था ना? हाँ, इसका आंसर जो छूट रहा था, इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर लिख लेना, राहुल सरनालिया। राहुल सरनालिया इज राइट आंसर। सॉरी टू से, इसको बता दे, राहुल सरनालिया इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिका पापलकर ने जीवन के बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो दिव्यांग और है ना, निराश्रित बच्चों के लिए, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। अगला 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये राधिका आमटे। इसमें फिल्म में किरदार में इनका नाम शायद उमा नाम से दिया गया। कौन सा नाम भाई? उमा के नाम से, उमा।
ठीक है। उमा, करंट अफेयर्स थोड़ा खतरनाक रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। खतरनाक इसलिए क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो खतरनाक होगा, इसलिए आप लोगों का सुबह में 7:15 में करंट अफेयर्स खतरनाक वाला शुरू किया गया, ध्यान देना। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो अमृत मोहन प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। जबकि अगर पूछेगा कि जल्दी से बता दो कि अभी जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं? 51, जल्दी से बताओ। संजीव खन्ना। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण, आप लोगों को पता होगा, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, विकल्प आपके पास दिया हुआ है। तो यह कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा के लिए है ना, प्रोत्साहन देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, जब जमीन क्या होता है अपने आप को खिसक जाता है तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड, ये खासकर उत्तराखंड वगैरह के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल जो नामकरण अगर पूछेगा कि नामकरण कौन किया था, तो ओमान एक देश है, ओमान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगर आपसे पूछेगा भैया कि प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रभावित क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इसका प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश। जल्दी से बता दो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? जल्दी से बता दो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, क्योंकि अभी आपके सर आएंगे साइंस का आगे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जल्दी से बताओगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है?